धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कथावाचक या किसी संत की श्रेणी में आते हैं क्या? क्या मानते हैं? प्लॉट तो बेचते ही हैं, इसमें कौन सी गलत बात मैंने कही। और उसने अभी अपने यात्रा के दौरान कहा भी कि हमारा 25,000 गद्दा चोरी हो गया। अब बताइए भाई, ऐसे लोगों को आप लेके यात्रा में निकले हुए जो आपका गद्दा चोरी कर रहे हैं। दलितों से जाके पूछिए उन्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र। आप पिछड़ों से जाके पूछिए उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? उनको डर लगता है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, उसके बावजूद एक पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, एक कथावाचक का सिर मुड़वाया जा रहा है। दलित कोई घोड़ी पे चढ़ा है, उसको पूरा भीड़ लगा के धक्का लगा के उसको उतार रहे हैं। हिंदू राष्ट्र यही सब करने के लिए चाहिए हमें? भैया पाकिस्तान बनना है क्या, या अफगानिस्तान बनना है? STF पे आप स्पेशल ठाकुर फोर्स कह देते हैं, आप तमाम नियुक्तियों में ठाकुरवादी होने के सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं। आप अपनी जाति को दूसरी जातियों के नफरत का कारण बना रहे हैं और शिकार बना रहे हैं। आपका खुद का समाज किस तरीके से देखता है? खूब गालियां पड़ती हैं, खूब नाराज होते हैं लोग। मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, कितनी नौकरी मिल जा रही है इससे। यादव के वोट कटेंगे, मुसलमान के वोट कटेंगे, पासी समाज ने लोकसभा में कुछ वोट कर दिया था, उनके वोट कटेंगे। दो रास्ते हैं लोकतंत्र में। एक रास्ते में मान लीजिए वोट डकैती करके वो पहुंच जा रहे हैं, तो कम से कम दूसरे रास्ते को तो जिंदा रखो। यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, तो उनसे लड़ने वाले लोग क्या सोचते रहे होंगे, मैं ये सोचता हूँ। हम 11 साल में परेशान क्यों हो रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। संसद की उन चुनिंदा आवाजों में से एक जो संसद में तमाम मुद्दों को लेकर दहाड़ती सुनी जा सकती है, उन्हीं आवाजों में से एक हैं सांसद संजय सिंह जी। यात्रा लेकर के निकल पड़े हैं अब उस उत्तर प्रदेश में जहां समय समय पर घड़ी घड़ी पर बुलडोजर की बात, सांप्रदायिकता की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, जहर फैलाने की बात, नफरत फैलाने की बात हो रही है। और आप यात्रा लेकर के निकल पड़े हैं रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा। आज 11वां दिन है, क्या समझ में आया, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? देखिए, ये बात तो सही है कि नफरत की राजनीति की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार में जोर शोर के साथ चल रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन इस 11 दिन के सफर में ये तय है कि लोग इससे ऊब रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई आदमी तो कम से कम मुद्दों की बात करे। आशा बहुएं इस दौरान मिली, किसान यूनियन के लोग मिले, वित्त विहीन शिक्षक मिले, शिक्षा मित्र मिले, एम्बुलेंस के एसोसिएशन चलाने वाले लोग मिले, मनरेगा का काम उनका यूनियन बनाए जो लोग हैं वो लोग मिले। तो एक उम्मीद लोगों में जगी कि भाई कम से कम हमारे मुद्दों की बात हो। अच्छा, मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि भाई मान लीजिए सदन में तो वो लोग वोट डकैती करके पहुंच जा रहे हैं जो बिहार में हुआ SIR के जरिए, तो क्या फिर अगर सरकार बीजेपी की बनती रहेगी तो विपक्ष खामोश बैठा रहेगा और कोई मुद्दा उठाएगा नहीं? आज बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। हम लोग प्रयागराज में बैठे हैं इस वक्त, यहाँ से 20 किलोमीटर है प्रयागराज, जो एक जमाने में हिंदुस्तान का कैम्ब्रिज कहा जाता था प्रयागराज। यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर दौड़ा दौड़ा के एक दलित लड़के को पीट रहा है, मार रहा है। यहाँ पे हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, SSC हो, सिपाही हो, दरोगा हो, टीचर हो, सारी परीक्षा लीक हो रही। आरक्षण में आप हेरा फेरी कर रहे हैं। अच्छा भाई, आरक्षण तो अब आप सबके लिए हो गया ना भाई, दलितों के लिए आरक्षण, पिछड़ों के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए आरक्षण और गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण। तो अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि आरक्षण से अछूता है। लेकिन उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट ना करना, उसमें घोटाला घपला करना, बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो या शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों के आरक्षण का घोटाला हुआ था जिसका मामला मैंने संसद में उठाया था। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे मैं ऐसा समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बेरोजगारी का सवाल इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि सामाजिक भेदभाव और नफरत की राजनीति ने लोगों को जकड़ रखा है। उस जकड़न से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है ये यात्रा। जिस समय आप यात्रा लेकर निकल पड़े हैं उसी समय एक और यात्रा चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा, जिसको आपने गैर संवैधानिक भी कहा। आपने यात्रा निकालने वाले शख्स को, जिसको मोदी जी छोटा भाई बताते हैं, आपने प्रॉपर्टी डीलर तक कह दिया, प्लॉट बेचने वाला कह दिया। इतनी गुस्सा क्यों है?
नहीं तो प्लॉट तो बेचते ही हैं, इसमें कौन सी गलत बात मैंने कही। और उसने अभी अपने यात्रा के दौरान कहा भी कि हमारा 25,000 गद्दा चोरी हो गया। अब बताइए भाई, ऐसे लोगों को आप लेके यात्रा में निकले हुए जो आपका गद्दा चोरी कर रहे हैं। भाई उनका वीडियो आया कि हमारी तो किडनी लीवर सब बिक जाएगा, ये सब जितना खर्चा, जितनी चोरी हो रही है इसको पूरा करने में। तो इसका मतलब कि आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है और आपकी मंशा साफ नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है। ये देश 144 करोड़ लोगों से बना हुआ है नीरज जी। विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जहां अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग मिलके एक साथ रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दो, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र दो, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र दो, कोई कहेगा नागा राष्ट्र दो, कोई कहेगा बंगला राष्ट्र दो, कोई कहेगा उत्कल राष्ट्र दो, कोई कहेगा आजाद कश्मीर दो, कोई कहेगा हमें काशी राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा अयोध्या राष्ट्र दे दो, हम कहेंगे हमें सुल्तानपुर राष्ट्र का राष्ट्रपति बना दीजिए। इसकी कोई सीमा है? ये तो अंतहीन आपने देश में विखंडन और देश में इस प्रकार की राजनीति को जन्म दिया जिसमें कि लोग देश के विभाजन की बात कर सकें। मतलब उसको कैसे कोई चुना हुआ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसी यात्रा को समर्थन दे सकता है, जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है। तो आप कैसे अलग से कोई मांग कर सकते हैं? तो हिंदू राष्ट्र से इतना खतरा क्यों? मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से खतरा इसलिए, आप दलितों से जाके पूछिए उन्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र। आप पिछड़ों से जाके पूछिए उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? उनको डर लगता है। उनको लगता है कि हमारे गले में हाड़ी बांध के घुमाया जाएगा। उनको डर लगता है कि हमें पीछे झाड़ू बांध के घूमना पड़ेगा। आज हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, उसके बावजूद एक पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, एक कथावाचक का सिर मुड़वाया जा रहा है, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जा रही है, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैं दृश्य देख रहा था, एक दलित कोई घोड़ी पे चढ़ा है, उसको पूरा भीड़ लगा के, धक्का लगा के उसको उतार रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए भाई? हिंदू राष्ट्र की यही सब करने के लिए चाहिए? प्राणियों में दुर्भावना फैला रहे हैं। उदाहरण किसका देते हैं? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का। तो हमें भैया पाकिस्तान बनना है क्या, या अफगानिस्तान बनना है, वो भी धर्म के आधार पे बने तो या बांग्लादेश बनना है? हमें क्या बनना है? समाज को ऐसे विखंडित करने की बातें अगर खुलेआम करेंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कथावाचक या किसी संत की श्रेणी में आते हैं क्या? क्या मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, अब वो किस श्रेणी में उनको लोग रखना चाहते हैं वो उनकी अपनी चॉइस है। वो उनको क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, वो अपनी उनकी चॉइस है। लेकिन मैंने जो बात कही वो तो एक तथ्य है और सच है कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो इसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली भी बात नहीं है। प्रॉपर्टी काम करते हैं इसलिए प्रॉपर्टी भाई अगर मान लीजिए आप बाबा रामदेव जी के बारे में पूछेंगे तो एक अच्छा योगा सिखाने का भी काम करते हैं और उनके साथ में उनका बिजनेस भी है। तो यही बात मैंने कही, और कोई मतलब मेरा कोई, मैंने जो सच है, जो तथ्य है वो सामने रखा है कि प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो यात्रा कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक, वो संविधान के खिलाफ है। आप ये यात्रा उस उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे जातिवादी होने के आरोप लगाए जाते हैं और कोई नहीं लगाता। जातिवाद अगर आप करेंगे तो आप अपनी जाति को दूसरी जातियों के नफरत का कारण बना रहे हैं और शिकार बना रहे हैं उसका। मैं ऐसा मानता हूं। जैसे मान लीजिए आप अपनी जाति के ही लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दीजिए। आपको मान लीजिए कोई बड़ा पद मिल गया और आपने सिर्फ अपनी जाति के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से दूसरी जातियों के बीच में असंतोष पैदा होता है। और जब असंतोष पैदा होता है, आपसे सत्ता हटेगी जिस दिन, उस दिन अनावश्यक उस जाति के लोग जिनको कोई लाभ नहीं मिला आपके जातिवाद से, वो टारगेट होंगे। हाँ भाई, आप कितने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं? 10, 20, 50 लोगों को। लेकिन उसका मैसेज क्या जा रहा है कि बांदा विश्वविद्यालय में आरक्षण में गड़बड़ी हो गई, कोऑपरेटिव बैंक में 7-8 नौकरी मिलनी थी उसमें गड़बड़ी कर दिया। तो जब आप ये काम करते हैं तो आप अपनी ही जाति को कटघरे में खड़ा करते हैं।
इसलिए मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि भाई ऐसा मत करो आप। मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरा है। जब मैं आपको देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, एसटीएफ पे आप स्पेशल ठाकुर फोर्स कह देते हैं, आप तमाम नियुक्तियों में ठाकुरवादी होने के सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन आता है? आपका खुद का समाज किस तरीके से रिएक्ट करता खूब गालियां पड़ती हैं, खूब नाराज होते हैं लोग, है? लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि थोड़ी थोड़ी गालियां मुझे भी मिल जाती मैं अपेक्षा ये करता हूं कि लोग ऐसी गालियां खाने के लिए तैयार रहें, और सभी जाति धर्म के लोग, और सच बोलें। जैसे मान लीजिए मुस्लिम समाज की कट्टरता है और कोई ऊट पटांग बात कर रहा है, तो उसका अगर कोई विरोध मुस्लिम नेता करेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा बनस्पत एक हिंदू नेता उसका विरोध करे। वो ज्यादा अच्छी बात होगी कि उसी समाज का व्यक्ति, उसी धर्म का व्यक्ति, तो उससे रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि जहां कहीं भी गलत मुझे दिखता है मैं बोलता हूं। ठीक है, उसके बदले में कुछ गालियां पड़ती हैं, लेकिन लोग बाद में समझते हैं कि नहीं भैया आप ठीक बात कह रहे हो। कि जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आपने सिर्फ एक अपना ये रवैया बना लिया है कि हमको अपने आप को सुपर दिखाना है, तो जब आप सुपर दिखाने की होड़ में फंसते हो तो आप दूसरी जातियों के नफरत का कारण बनते हो। वो चीज ठीक नहीं है। और एक मुखिया को वैसे भी ईमानदार होना चाहिए अपनी ड्यूटी के प्रति। आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री मतलब आप पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और इस प्रदेश में रहने वाली जनता को बराबर दृष्टि से आपको देखने की जिम्मेदारी है। ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, और जनता ने वोट देके भी है आपको ये जिम्मेदारी दी है। अगर आपकी राजनीति मान लीजिए ये कहती है कि साहब आपको हिंदुओं ने ज्यादा वोट दिया, तो दे दिया ना, अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए ना पूरे प्रदेश के, हो गए, अब आप सबके हो गए। अब आप ये थोड़ी, अब आप इस जिम्मेदारी से थोड़ी भाग सकते भाई, इस प्रदेश में जो लोग हैं वो सबके हो गए आप। अच्छा, उन्मादी राजनीति का तात्कालिक फायदा राजनीतिक रूप से हो सकता है, लेकिन समाज को उसका क्या फायदा है? आपने कहा कि हम जो है वो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो इससे समाज का क्या फायदा हो रहा है? पूरे एज ए होल क्या हमको बेनिफिट, कितनी नौकरी मिल जा रही है इससे? राजनीतिक हम इस जगह का नाम बदल के ये रख देंगे, इससे कितने अस्पताल ठीक हो जा रहे हैं। हम इस सड़क जो है इस नाम पे है, हम इस नाम पे कर देंगे। तो ये तो उलझाने का मुद्दा है ना, कि मतलब हमें काम नहीं करना इसलिए। बिहार और एक चुनाव बात में मैं आपको बता दूं, अगर आप बुलडोजर को देखेंगे तो बुलडोजर जब मुसलमानों के घर पे चलता है उसकी बढ़िया खबर बनाई जाती है मीडिया में, गोदी मीडिया खूब उसको प्रचारित करता है, देखो मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। उसके पीछे क्या करते हैं ये लोग, कि दलितों के घर, पिछड़ों के घर, यहां तक कि मेरठ के व्यापारी रो रहे थे बेचारे, अभी वोट दिए थे। अभी मैं गया था संत रविदास गेट के सामने वाराणसी में, 100 साल पुरानी दुकान तोड़ के बराबर कर दी। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि देश किस हालत में पहुंच रहा है। नीरज जी, 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन बिहार में मिल जाती है, जिसमें 10 लाख आम और लीची के पेड़ थे। कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं। और क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, और उनकी ही पार्टी का एक नेता उसका विरोध कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बिहार चुनाव में आपकी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारे थे और आप कई बार गए भी। हालांकि आप लगातार एसआईआर पर, चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग जा पर रहा था तब भी मैंने कहा था कि सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं प्रचार करने, लेकिन परिणाम यही होगा तो अब कि उत्तर प्रदेश ज्ञानेश कुमार जी ने जीत का प्रमाण पत्र पहले ही मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है, और वही हुआ। अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर आ गया, तो यहाँ क्या तैयारियां हैं या फिर किस तरह का डर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर एसआईआर उसी तरह से हुआ जैसे बिहार में हुआ, शुरू तो हो गया है। तो आप कहीं भी लिख लीजिए 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। अब कुछ वोट घोषित तौर पे होते हैं, कुछ अंदाजे से होते हैं। ये आज की तारीख में बहुत आसान है ये पता करना कि किस बूथ पे समाजवादी पार्टी जीती थी। बिल्कुल।
या किस बूथ पे दूसरी विपक्ष की पार्टियां जीती थीं। बस इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत समझदार आदमी है। आप बताइए, कभी आपने सुना एक विधानसभा में 60,000 वोट कट जाए, 55,000 वोट कट जाए, 50,000 वोट कट जाए, फिर क्या बचा चुनाव? फिर चुनाव कहां बचता है बताइए आप? तो बिहार में एक एक विधानसभा में 60,000, 55,000, 50,000 वोट कटे। अब आप उठा लीजिए लिस्ट, पुरानी लिस्ट उठा लीजिए और जिस लिस्ट पे चुनाव हुआ वो उठा लीजिए, किनके वोट कटे हैं आपको पता चल जाएगा। तो यहां भी टारगेट करके जाति देख करके यादव के वोट कटेंगे, मुसलमान के वोट कटेंगे, पासी समाज ने लोकसभा में कुछ वोट कर दिया था उनके वोट कटेंगे। अब देख लीजिएगा वोट कटेंगे। बहुत सारे कुर्मी समाज के लोगों ने वोट कर दिया था अलग अलग जगहों पे, उनके वोट कटेंगे, देखिएगा। कितने दिन की यात्रा है ये पूरी, आप ये 13 दिन की यात्रा है और 24 तारीख को इसका समापन है। समापन करेंगे? पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस के पास ही एक मैदान है, वहां पे इसका समापन। हाँ, छद्म हिंदुत्व का मैं विरोधी हूँ और हिंदू धर्म को सही रूप में आप पालन कीजिए, ऐसे उसको बदनाम मत कीजिए, बल्कि ये लोग तो बदनाम कर रहे हैं। अंतिम सवाल, इस डरे हुए माहौल में भाई एसआईआर के बाद जो कुछ हुआ बिहार में सबने देखा, इन मुद्दों को, क्योंकि बिहार में भी मुद्दे बहुत सारे उठाए थे सारे सभी दलों के द्वारा, खासतौर से तेजस्वी यादव ने नौकरी से लेके सारी बात कही थी, तो जब मुद्दे वहां नहीं चले तो मुद्दों को लेकर के आप यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए, क्या उम्मीद है आप? नीरज जी, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो लोकतंत्र के दो रास्ते हैं, एक सड़क का रास्ता है और एक संसद का रास्ता है। तो जब हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी अन्ना आंदोलन की, तो सड़क के रास्ते से शुरुआत की थी और मेरा अभी भी मानना है कि सड़क का रास्ता संसद के रास्ते से ज्यादा मजबूत है। वहां ज्यादा आपकी आवाज सुनी जाती है, लोग आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मुद्दे जायज और सही होने चाहिए। तो मैं इस वक्त में यही कहूंगा, सारे लोगों से यही कहूंगा, विपक्षी पार्टियों से भी यही कहूंगा कि घर मत बैठिए निराश होकर। भाई मान लीजिए सरकार में बीजेपी है, तो क्या उसको इस बात की छूट है कि वो थाने में लूट करेंगे या अस्पताल में वो आपको दवा नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं देंगे, या आपके बच्चों का स्कूल बंद कर देंगे? लड़िए ना उसके लिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर लोहिया ने यह सोच लिया होता कि मैं तो नेहरू जी के खिलाफ हारूंगा ही हारूंगा, तो मैं चुनाव क्यों लड़ूं, अपना कैरियर बचा के चलूं, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा भाई समाज इससे जागेगा। अगर बाबा साहब ने सोच लिया होता कि भाई हमारे पास सत्ता ताकत तो है नहीं, तो मैं महाड़ का आंदोलन क्यों करूं, तालाब में पानी पीने के लिए लड़ाई में क्यों लड़ूं, क्यों छुआछूत को खत्म करने की लड़ाई लड़ूं, या काशीराम जी या जितने भी लोग आप देखिए, बहुत कम संसाधनों में उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और उस वर्ग की आवाज उठाई जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि आज तो बहुत माध्यम उपलब्ध हैं विपक्षी पार्टियों के पास। छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए आप भाई लड़के तो काम कराओ, वो रास्ता तो आपके हाथ में है। उत्तर प्रदेश में सरकारी, हमारी तो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। जब सरकारी स्कूल बंद कर रहे थे, मैं स्कूलों में जा जाके बच्चों के बीच में बैठा नीरज जी, और एक एक जिले में मैं गया, और बाद में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अभी भी कुछ स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे स्कूल खुले जो एकदम से इन्होंने बंद करने की योजना। तो जब आप लड़ते हैं लोगों के मुद्दे पे, मेरा ये कहना है कि दो रास्ते हैं लोकतंत्र में। एक रास्ते में मान लीजिए वोट डकैती करके वो पहुंच जा रहे हैं, तो कम से कम दूसरे रास्ते को तो जिंदा रखो। हो सकता है इसी जनता में एक चेतना पैदा हो, एक उभार आए कि नहीं नहीं सब मिल के परिवर्तन करेंगे, तो फिर क्या बड़ी से बड़ी सत्ता उखड़ गई। अच्छा, साल 190 साल तक यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, तो उनसे लड़ने वाले लोग क्या सोचते रहे होंगे, मैं ये सोचता हूँ। हम 11 साल में परेशान क्यों हो रहे हैं? बहुत पॉजिटिव अप्रोच, विपक्ष को यही सोच। हाँ भाई, इस बीच में मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से मिला तो मैंने देखा हताशा है उनमें, लेकिन ये आपका जो ये मूवमेंट है, ये मुझे लगता है विपक्ष को भी संजीवनी दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपको जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम लोग ये नारा अपनी जवानी में लगाते थे, उसी नारे को आज भी अपने दिल में मैं जिंदा रखता हूं।
तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। मुझे खुशी है कि यात्रा के इस पड़ाव पर जब मैं यहाँ कवरेज के लिए पहुंचा तो यहाँ वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही थी। यानी कि रोजगार दो और सामाजिक न्याय जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो यात्राओं के तमाम पड़ावों पे उनका जगह जगह पर इस्तेमाल भी हो रहा है। सांसद संजय सिंह जी सदन में जो बात बोलते हैं अब सड़क पर उतर करके लोगों के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जहां सत्ता पक्ष को टारगेट कर रहे हैं वहीं विपक्ष के तमाम सारे लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि आओ भाई लड़ लो, बिना लड़े कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहरहाल इस यात्रा से क्या हासिल होगा, कितना लोगों में जागरूकता आएगी, ये मैं आगे बताऊंगा ही। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।